नमस्कार, आप द ट्रुथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार में चुनाव को लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारों को लेकर के अभी तक इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है कि किसको किसे कहां से टिकट दिया जाए और किसको नहीं। आज महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी उसका ऐलान कर दिया गया है। इसका बाकी का अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन यह वीडियो बनाने का खास मकसद था क्योंकि एक विधानसभा में यानी कि साहेबगंज विधानसभा में एक और नाम उभर के आ रहा है जिनका नाम साहू भूपाल भारती है। वो भी एनडीए से यानी कि भाजपा से अपने टिकट के प्रयास को लेकर के काफ़ी लगे हुए हैं। उन्होंने टिकट को लेकर के और स्थानीय मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार साहू भूपाल भारती जी हैं। साहू भूपाल भारती जी पिछले काफ़ी दिनों से साहेबगंज विधानसभा में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीनी स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। लोगों से जा कर के मिल रहे हैं और उनकी परेशानी को भी बखूबी समझ रहे हैं। मास्क बांटना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना हो, कोरोना से बचाव के बारे में बताना हो, यह शुरुआत से ही लोगों को जागरूकता कर रहे थे। आज हमारे साथ बात करेंगे साहू भूपाल भारती। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके भी चैनल का साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार और देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई। आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को, जो आप इस तेज़ी के साथ इस चैनल को जनता की आवाज़ बना रहे हैं, आम आवाम की आवाज़ बना रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों का बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर, चुनाव सामने है। सवाल लोगों के जहन में ये भी आ रहे हैं कि एक ऐसा चेहरा जो अपने आप को पिछड़ा समाज से जोड़ करके देखते हैं और बार बार टिकट के दौर में कहते हैं कि इस बार अगर विधानसभा से कोई सामने आए तो वो पिछड़ा वर्ग का ही हो, इसके पीछे क्या कारण है? आज़ादी मिली, हम 75वां साल, 74 साल की आज़ादी का जश्न मनाए हैं 15 अगस्त को। फिर 15 अगस्त आगे आने वाले में हम 75वां जश्न मनाएंगे। दुर्भाग्य है कि हम अब तक वोट देने का अधिकार पाए। हमको आज़ादी के बाद, आज चूंकि आप खुलकर बात कर रहे हैं, मैं भी खुलकर बात कर रहा हूँ, 85% यहाँ की जनता वोट नहीं दे पाती थी। मतदान सुबह 7 बजे के शुरू होते 8 बजे तक जो दबंग जातियाँ थीं, वो दबंग जाति अपने अपने इलाके में गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट को कब्जा करके, चाहे वह बंदूक गोली के बदौलत हो, चाहे वह लाठी के बदौलत हो, उनका बूथ कब्जा हो जाता था और उनकी जीत हो जाती थी। अब लोगों में जागरूकता कहिए, चाहे टीएन सेशन या विभिन्न तरह के चुनाव में जो बदलाव हुआ है। अब राम जी अपना वोट दे रहे हैं, घनश्याम जी अपना वोट दे रहे हैं, पासवान जी अपना वोट दे रहे हैं, साहू जी, सब कोई अपना अपना वोट दे रहा है। तो 6 से 7 दशक के बाद, आज़ादी के बाद हमको वोट देने का अधिकार मिला है। अब हमको तय करना है कि सिर्फ हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इस 85% गरीब गुरबा को वोट लेने का हक नहीं है? क्या हम लोगों का जो एटीट्यूड देख रहे हैं, उनके अंदर जो गुस्सा देख रहे हैं कि क्यों हम हमेशा वोट दें? अभी लोकसभा का चुनाव पिछले साल हुआ, यहाँ सांसद अभी श्रीमती बीना देवी जी हैं, इसके पहले श्री रामा किशोर सिंह जी थे, इसके पहले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, इसके पहले श्री शिवशरण सिंह जी थे, इसके पहले लवली आनंद थी, इसके पहले किशोरी सिन्हा थी। 40 वर्ष। पार्टी भले अलग अलग हो, नाम अलग अलग हो, लेकिन सभी लोग एक जाति के। 75 सालों में हम गुजर रहे हैं और 40 वर्षों में सिर्फ एक जाति देश की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा है। और बकिए इस 5% के बाद जो 95% लोग टुकुर टुकुर ताक रहा है, हमारा भविष्य कहाँ है, हमारा भविष्य क्या है? अगर वो अपने भविष्य की तलाश के लिए विधानसभा में या लोकसभा में उतरना चाहता है तो लोग कहता है कि लोग जाति पाति करते हैं। जाति पाति हम लोग नहीं करते हैं। जाति पात तो वे लोग करते हैं कि आज़ादी के बाद कंटिन्यूस सत्ता पर वे लोग कब्जा किए हुए हैं। और जाति पाति के खिलाफ जब पिछड़े, दलित, अकलियत लोग जब सामने आ रहे हैं तो हम पर जाति पाति करने का आरोप लगाया जा रहा है।
आप सर, अगर देखा जाए पूरी चुनावी दौर में आप कहीं ना कहीं एनडीए के प्रचारक रहे हैं, एनडीए के समर्थक रहे हैं, भाजपा के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और अपने जाति को लेकर के सामने रखें, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं तो एक जाति, दो जाति या तीन जाति आपसे नाखुश होकर के वोट ना करें? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं मुस्तैदी के साथ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब सबका साथ, सबका विश्वास जब हम लेने की बात करते हैं तो लोकसभा में उसी जाति, अब विधानसभा में उसी जाति, तो सबका विश्वास आप ले रहे हैं क्या? सबका साथ ले रहे हैं क्या? हम कहते हैं कि जब लोकसभा में जिन समाज का प्रतिनिधित्व हो रहा है, विधानसभा में अन्य लोगों को प्रतिनिधित्व कीजिए। नहीं तो लोकसभा, विधानसभा सभी में आप जगह रहिएगा तो फिर यह बराबरी होगा क्या? हम गैर बराबरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर और आप पूछना चाहते हैं तो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार क्या हुआ? यहाँ श्री राजीव कुमार सिंह थे, इसके पहले बगल में बरुआज में श्री अरुण कुमार सिंह थे, इसके पहले फिर बगल में पारू विधानसभा क्षेत्र में अशोक सिंह थे। एक ही जातिया 3 विधानसभा क्षेत्र में अगर वोट मांगने निकलेगी भारतीय जनता पार्टी का, तो बाकी लोग क्या करेंगे? क्या एक गैर बराबरी है कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी गैर बराबरी के खिलाफ है कि गैर बराबरी के पक्ष में है? इसलिए मैं आज भी कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना चाहती है साहेबगंज में, तो सामाजिक समीकरण बनाना पड़ेगा, उस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आप जानते हैं, यहाँ हम जिस जाति से आते हैं, 21,000 से 22,000 तेली जाति का यहाँ मतदाता है, 46 से 48 हज़ार वोट वैश्य समाज का है, 1 लाख के आसपास में अति पिछड़ी समाज का है। तो इतनी बड़ी आबादी को आप उपेक्षा कर दीजिएगा, उसको लगातार लोकसभा के 75 साल में और विधानसभा के 75 साल में इस समाज का अगर जो दल प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी उपेक्षा, हमसे अपेक्षा, हमारी उपेक्षा नहीं चलेगी। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। और मैं कहता हूं कि अगर हमारा वोट लेना चाहते हैं आप, तो हमको वोट देना। मैं 11 विधानसभा क्षेत्र में वैश्य समाज, अति पिछड़ा समाज आपको विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा में भेजता है, उसको एक टिकट नहीं दीजिएगा। अगर मैं टिकट की मांग करता हूं तो आप कहते हैं कि मैं जात पात करता हूं। मैं कभी भी जात पात नहीं करता हूं। मैं समृद्ध समाज की स्थापना करना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की मैं बात करना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन दल साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर अपना कमल खिलाना चाहता है, तो सबको साथ लेकर चले, सबको विश्वास में लेकर चले और सबका प्रतिनिधित्व दे। हम उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मतदाताओं के बीच में न्याय के लिए और समानता के अधिकार के लिए मैं घूम रहा हूँ। चुनाव सामने है, आप तो चुनाव लड़िएगा, तो क्या उम्मीद है आपको? पार्टी से टिकट मिलेगी या फिर निर्दलीय आइएगा? कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरह से बच्चे जब पढ़ते हैं किसी विद्यालय में, चाहे प्राथमिक हो चाहे एमए हो, तो वो परीक्षा देते हैं। हम जिस पार्टी के यहाँ में काम करते हैं, उस पार्टी से हमको चुनाव जीतने का, चुनाव के में खड़ा होने का हमको आवेदन करने का हक बनता है, मेरा मौलिक अधिकार है। हम जब वोट देते हैं, हम राजनीति करते हैं, तो मेरा मौलिक अधिकार है कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर, यहाँ के जो प्रभारी भूपेंद्र यादव जी से मिलकर, हम सभी इसके जितने जो पार्टी के अध्यक्ष जो संजय जायसवाल जी से मिलकर, संगठन मंत्री नागेंद्र जी से मिलकर, यहाँ कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी से मिलकर, हम सभी लोगों से अपनी अपनी बात कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसी अति पिछड़े समाज को, वैश्य समाज को टिकट दीजिए। एक तरफा आप 11वें विधानसभा क्षेत्र में आप प्रतिनिधित्व कीजिएगा। अगर नहीं दीजिएगा तो यहाँ के मतदाता फिर एक ही जाति को लोकसभा, एक ही जाति को विधानसभा में, अगल बगल सब जगह एक ही जाति को वोट दे। हम लोग को लगता है कि जनता इस बार इसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। हम लोग लाख कोशिश करेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, लेकिन जब उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देगा तो वो लोग हम लोग के पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा कि पिछले विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव में जब हमारी कड़ाकी हार हो गई थी, इस बार भी हार हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब चुनाव के बाद पता चलेगा क्या परिस्थिति बनती है। सर, आपके अनुसार से इस विधानसभा में अगर कुछ कार्य जो होने को थे अच्छे ढंग से नहीं हुए विकास को लेकर के, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप उस कार्य को किस ढंग से आएगा? 5 वैसे चीज़ के बारे में बताइए जिन्हें लोग समझे। देखिए, साहेबगंज से मेरा लगाव बहुत चोली और दामन कर रहा है। मैं यहाँ CN कॉलेज से अपना अध्ययन से शुरू किया और बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा से हम अपनी राजनीतिक सामाजिक करियर की शुरुआत की थी और संजोग से 94 से लेकर 2004 तक मैं दैनिक हिंदुस्तान का संवाददाता के रूप में साहेबगंज मेरे डेडलाइन से शुरू हुआ था, जो आगे चलकर मैं मुजफ्फरपुर के ब्यूरो में गया। उसके बाद 4 से लेकर 14 तक केंद्र में जो डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जब बने तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में इसलिए नहीं गया कि वहाँ मुझे नौकरी करनी थी, हमको अधिकारी मंत्रालय में बनना था, इसलिए गए कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को हम गांव तक पहुंचाए। हम साहेबगंज के दर्द को जान रहे हैं। जब अखबार में थे तो यहाँ की सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई, रोजगार, कारखाना, उद्योग, अपराध सभी के खिलाफ लिखा करते थे। और जब मुझे मौका मिला तो साहेबगंज प्रखंड क्या पूरे आसपास के सभी जिलों में और ख़ास तौर पर इस इलाके में वैशाली लोकसभा में सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल पुलिया का निर्माण किया गया और जो वैशाली शाखा नहर सभी जो कृषि को सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना था उसको उपलब्ध करने में जितना तक जन सहयोग करना पड़ा। हमने बिजली व्यवस्था को पहले 2-4 घंटा बिजली रहती थी, घर घर बिजली, 24 घंटा बिजली कैसे हो, इस पर मैंने पहल किया। हर खेत को पानी मिले, हर काम हाथ को काम मिले, क्षमता के अनुसार काम और योग्यता के अनुसार मजदूरी, सभी के दिशा में हमने पहल की है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या देवरिया प्रखंड आज़ादी के समय देवरिया प्रखंड था, लेकिन कतिपय कारणों से देवरिया को प्रखंड अब तक क्यों नहीं बनाया गया? आपके साहेबगंज थाने का खेमकरना अपराधग्रस्त है, वहाँ के OP चौकी को क्यों हटा लिया गया? यहाँ अपराध, यहाँ जहाँ रोजगार पैदा होना है यहाँ अपराध फल फूल रहा है और इस अपराध को पैदा करने में वर्तमान निवर्तमान दोनों जिम्मेवार हैं। लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए यहाँ की जनता को अपराधियों के रहम करम पर जीने को मजबूर कर दिया है। कादों से कादो नहीं धोरता है। यहाँ पर शांति और अमन चैन की जरूरत है। यहाँ विकास की धारा बढ़ाकर तब हम साहेबगंज को विकास के नक्शे पर ला सकते हैं। आतंक के सहारे दूर करने की जो राजनीति चल रही है मैं उसका खिलाफ करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं सबका साथ लेकर, सबके विश्वास के लेकर सबका विकास के दिशा में हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ समस्याएं हैं, सड़क अभी भी बहुत सी सड़कें हैं जो नहीं बन पाई है, बाहर में सड़कें टूट गई है, उसको तुरंत मरम्मती होनी चाहिए। खेतों में जो लहलहाते फसल बाढ़ के भेंट चढ़ गए हैं उनको पर्याप्त फौरी तौर पर उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। उनके अगले फसल नहीं हो रहे हैं धान के रबी फसल, उसमें कैसे उनको सरकारी स्तर से सुविधा मिले, ये हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव आ गया है, हम इस चुनाव के माध्यम से साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के एक एक लोगों से हम अपील करते हैं कि आप मुझे जनप्रतिनिधि बनाएं, मैं आपको एक नया साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र दूंगा जो अपराध मुक्त होगा, विकासोन्मुख होगा और सब एक साथ चलेंगे। जातीय उन्माद समाप्त होगा, सांप्रदायिक उन्माद समाप्त होगा और सभी वर्ग एक समझेंगे कि हाँ हमारा विधायक, हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने नहीं, मैं आपका सेवक बनने आया हूँ और सेवक बनकर मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जो बिचौलिए प्रखंड और पंचायत तक हावी हैं, भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है, उसको उन्मूलन करने के लिए मैं साहेबगंज का विधायक सेवक बनना चाहता हूं। मैं यहाँ अपराध जो बढ़े हैं उस अपराध को रोकने के लिए यहाँ आना, मैं विधायक नहीं आपका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आतंक को मिटाने के लिए विधायक बनना चाहता हूँ। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार अगर मुझे मौका देती है भारतीय जनता पार्टी तो न सिर्फ साहेबगंज में ऐतिहासिक जीत होगी बल्कि इसका असर
मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा और सारा 11 विधानसभा क्षेत्र एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगा। अगर इनको टिकट मिलती है तो सारे 11 विधानसभा क्षेत्र जो जिले के अंतर्गत आती है वो एनडीए की झोली में जाएगी। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर यह विधायक के तौर पे उभरते हैं तो यहाँ पे विकास मुख होगा, आपराधिक घटनाक्रम को रोकेंगे, गतिविधि को रोकेंगे और जितना भी यह विधायक नहीं बनना चाहते हैं, जनता का सेवक बन करके कार्य करना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछ लूँ कि जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता के अपील जब ले नसेलो तब ले अब न नसेबो। आप 75 साल 7% आबादी को लोकसभा में झेल रहे थे, फिर 75 साल मात्र 14% आबादी को आप विधानसभा में झेल रहे हैं। मेरा कहने का साफ, यही दो जातियां लगातार लोकसभा में विधानसभा में प्रत्युत करता है और यहाँ के वैश्य समाज, अति पिछड़ा समाज हमेशा वोट देने का काम करता है। इस बार विधानसभा क्षेत्र में मैं कहूँगा बहुत वोट दिया आपने, इस बार अपना वोट अपने लोगों को देकर देखिए, साहेबगंज की और बिहार की तकदीर बदल जाएगी। अगर फिर आप पिछलगू बनकर वोट देना सिर्फ चाहते हैं तो फिर आप नहीं आगे बढ़ पाइएगा और आपका विकास नहीं होगा। आपके अंदर जो गरीबी छिपी हुई है, आपके अंदर जो हीनता की भावना छिपी हुई है, आप जो बहुत बेरोजगारी और तरह तरह के आपदाओं से जो ग्रसित महसूस कर रहे हैं, आपका विधायक बनेगा, आपका सीना चौड़ा होगा, आप विकास की ओर अग्रसर होइएगा। नहीं तो फिर वही लोग आएंगे जो पिछले 75 साल से हम लोगों को जोक की तरह चूस रहे हैं। वो वही लोग जो हमको, हमारे समाज को, पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति को, गरीबों का मैंने हमदर्द बनने के बजाय उनके मैंने विकास योजनाओं को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। मैं करता उन लोगों से सावधान होइए। आपका वोट आपके बेटा के नाम होना चाहिए। आपका वोट आपके बेटा का नाम होना चाहिए, आपका वोट आपके समाज का नाम होना चाहिए, आपका वोट आपके विकास का नाम होना चाहिए। पूरी वाक्य यही थी बात करने की। अगर विधानसभा प्रतिनिधि यह करते हैं साहेबगंज की जनता के लिए तो क्या कुछ खास होगा। अब इनके चुनाव को जीतने के बाद एनडीए से टिकट अगर इनको मिलती है तो भी पता चलेगा। उसके बाद की यह क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे, योजनाओं के साथ क्या क्या करेंगे, इन्होंने पूरी व्याख्या कर दी है। आपको निर्णय लेना है कि आपका विधायक कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।